हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेरणा आईसीएस मेंस पेपर 4 पार्ट 1 जनरल साइंस सीरीज अभी चल रही थी हमारी। उसमें हमको जो अगला डिस्कस करना था वो है अधातुएं चैप्टर 4। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर्त सारणी में धातुओं के बाद सबसे अधिक अधातुएं पाई जाती हैं। ठीक है, इनके कुछ लाक्षणिक गुण होते हैं। ठीक, चलो देखिए क्या क्या गुण होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग धातु में पढ़े थे कि धातु जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं। इसके जस्ट विपरीत क्या जाएगा, अधातु हो जाएगा। अधातु जो होंगे, ठीक, अधातु जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ठीक है, ग्रहण करके क्या बनाएंगे, ऋण आयन बनाएंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक डेफिनेशन है, अधातुएं वे तत्व हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने का गुण होता है। ठीक है, अधातु क्या होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। आवर्त सारणी में इनको पी ब्लॉक में रखा गया है। अब तक केवल 22 अधातु तत्व हैं। ठीक है, जो ज्ञात क्या है, 22 अधातु तत्व हैं जिनको कहाँ रखा गया है, पी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक, अगर आवर्त सारणी को आप देखेंगे तो आवर्त सारणी में जितने सर्कल किए हुए हैं वो सभी क्या है, अधातु हैं, है ना। आवर्त सारणी में ये एक और चीज़ है कि जो ऐसा तिरछा है ना, बोरॉन से लेकर के यहाँ तक जो ये तिरछा ऐसा गया हुआ है इसको क्या बोलते हैं, है ना। ये एक्चुअली में जो तिरछा लाइन है ये धातु और अधातु को पृथक करता है। किसको किसको पृथक करता है, धातु और अधातु को, है ना। इस तिर्यक रेखा को जो, या फिर ये जो तिरछी लाइन है इसको क्या कहते हैं, आपका स्टेयर केस। क्या कहते हैं इसको, स्टेयर केस कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। स्टेयर केस वह तिरछा लाइन है जो आवर्त सारणी में धातु और अधातु को पृथक करता है। क्लियर है। इसके बाद कुछ प्रमुख अधातु तत्व हैं जिनके बारे में, जिनके गुणों के बारे में हमको लेते हुए चलना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या डिस्कस कर लेते हैं, अधातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुणों में क्या क्या आ जाएगा कि सामान्य ताप एवं दाब पर अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, जबकि जो धातु थे, धातु हमेशा ठोस अवस्था में मिलते थे, ठोस अवस्था में मिलते थे, जिसमें जो पारा है मर्क्यूरी Hg वो क्या था, अपवाद था, क्योंकि ये हमेशा द्रव अवस्था में होता है धातु होते हुए भी। ये पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट में आएंगे तो अधातुएं भंगुर होती है। भंगुर मतलब आसानी से टूट जाती हैं, चूरा पाउडर बन जाता है इनका, है ना, अतः पीटने पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं ना। एक केवल ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल की निब होती है, पेंसिल का नोक काला कलर का, ठीक है, पेंसिल का वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। वो क्या कहना चाहिए, विद्युत का और ऊष्मा का दोनों का क्या होता है, सुचालक होता है। क्लियर है। इसके बाद में जो पांचवा पॉइंट है, क्या हो, चौथा पॉइंट क्या जाएगा, अधातुएं तन्य नहीं होती। तन्य नहीं होती मतलब इनके तार नहीं खींचे जा सकते। क्या नहीं खींचे जा सकते, इनके तार नहीं खींचे जा सकते हैं। पांचवा पॉइंट में आएंगे, अधातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन, ठीक, ये दोनों अपवाद हैं। क्या है, अपवाद हैं। कौन कौन, ग्रेफाइट और आपका आयोडीन। ठीक, इन दोनों के अलावा किसी भी अधातु में और चमक नहीं पाई जाती, है ना। छठवां पॉइंट देखते हैं कि हीरो को छोड़कर अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। ठीक है, अधातु में जो ये हीरा है, जो कि किसको क्या बोलते हैं, कार्बन का एक अपरूप है, इसको छोड़ करके सभी समस्त अधातुएं जो होती हैं क्या होती हैं, भंगुर होती हैं, मतलब कठोर नहीं होती हैं, है ना। सातवां नंबर क्या जाएगा, अधातुओं में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक, आठवां पॉइंट मतलब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं इनको, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। ये इनमें नहीं पाया जाता है, मतलब इनके प्रायः देखा जाए तो जो अष्टक होता है ना, वो उसमें अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्रायः होते हैं। ठीक है, अधातुओं के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। क्वथनांक मतलब क्या कि बॉइलिंग पॉइंट, है ना, और जो गलनांक है ना, गलनांक मतलब वह तापमान जिसमें वो द्रव, ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, वो क्या होता है, प्रायः धातुओं की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, अधातुओं का घनत्व कम होता है, डेंसिटी कम होती है इनकी। 10th नंबर का पॉइंट देखेंगे कि कार्बन, सल्फर, फास्फोरस अधातुएं अपरूपता प्रदर्शित करती हैं। मतलब कार्बन के कुछ अपरूप पाए जाते हैं, जैसे ग्रेफाइट, हीरा, ये कार्बन के अपरूप हैं। ठीक है, इनके क्या पाए जाते हैं, अपरूप पाए जाते हैं। तो ये 10 भौतिक गुण हैं जो कि पर्याप्त हैं। अब इनके रासायनिक गुण पर डिस्कशन करते चलते हैं, है ना। अधातुओं के
रासायनिक गुण में कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन से क्रिया कर बता देना है, हाइड्रोजन से, क्लोरीन से, जैसा हम लोग धातु केस में किए थे कि जो अधातु भी धातुओं की तरह ही संगत अधातु का ऑक्साइड बनाएंगे, हाइड्राइड बनाएंगे, क्लोराइड बनाएंगे, है ना। और जो विद्युत ऋणी प्रकृति है, विद्युत ऋणी प्रकृति का क्या मतलब है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋण आयन बनाते हैं, ठीक है। जबकि धातु केस में हम लोग क्या देखे थे कि वो क्या बनाते थे, धन आयन बनाते थे। Fe जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Fe धन आयन बनाता है, संक्षारण में भी इसको पढ़े थे कोरोजन में, ठीक है। अब देखेंगे कि ऑक्सीजन से क्रिया करके ये संगत धातु का ऑक्साइड बनाएंगे, है ना। उसके बाद में हाइड्रोजन से क्रिया, क्लोरीन और ऑक्साइडों का व्यवहार, सारा कुछ सेम टू सेम ही रहेगा, है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाता है, लिख देंगे, ठीक। और ऑक्साइड जो है वो क्या बनाएंगे, अम्ल बनाएंगे। जबकि वहाँ पर धातुओं में जो वो ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाते थे, क्षार बना रहे थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, धातु और धातु में डिफरेंस हो जाएगा। और विस्तार से ये अधातु और धातु में जो अंतर है, ये लगभग 4 नंबर में या 8 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो एक एक करके ये जो भौतिक गुण है ना, उनको देखते चलते हैं। क्या होगा, सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। हम लोग धातु में पढ़े थे कि इनके बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि अधातुओं के केस में क्या होगा, मतलब इनमें 4 से कम रहेंगे, ठीक है, 4 से कम रहेंगे। और इनके केस में क्या होगा, 4 से ये अधिक रहेंगे, मतलब इनके 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन तक इनके बाह्यतम कोश में रह सकते हैं, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहरी कोश में पाए जाते हैं, इनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में घनत्व की बात करेंगे तो घनत्व जो है ना, अधातुओं का घनत्व कम होता है, धातुओं का घनत्व जो है उच्च होता है, ठीक है। लेकिन अधातु इनके घनत्व जो होते हैं सामान्यतः कम पाए जाते हैं, हीरा को छोड़कर। हीरा और क्या होगा, हाँ, ठीक है, हीरा जो काफ़ी कठोर होता है और काफ़ी घना धातु होता है। इसके अलावा ये साधारण ताप पर ठोस होते हैं, ठीक। जबकि अधातु अवस्था की, यहाँ घनत्व नहीं, एक्चुअली में अवस्था की बात होनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था अवस्था, ठीक। अब इसको करेक्शन कर लीजिएगा नोट्स में। अवस्था, ये उच्च ताप घनत्व उच्च होता है तथा ये साधारण ताप पर ठोस होते हैं, जबकि जो अधातु हैं वो साधारण ताप पर ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, विद्युत और ऊष्मा की मतलब चालकता के आधार पर। तो जो धातु होते हैं वो चालक होते हैं, है ना, सुचालक होते हैं। और जो अधातु हैं वो सामान्यतः कुचालक होते हैं। लेकिन जैसे कार्बन जो है अपरूप है, कौन, ग्रेफाइट, ये सुचालक है। वैसे ही धातु में सीसा, पीबी, है ना, इसको लीड भी कहते हैं, लेड भी कहते हैं पीबी को, है ना, ये क्या होता है, कुचालक होता है। तो अपवाद को ध्यान में रखते चलेंगे, ठीक। इसमें कौन अपवाद है, आपका सीसा अपवाद हो जाएगा और इसमें ग्रेफाइट अपवाद हो जाएगा, है ना। ये अधातु होते हुए भी कुचालक होता है और ये ये धातु होते हुए भी कुचालक है और ये अधातु होते हुए भी सुचालक है। क्लियर है। आघात वर्धन्यता और तन्यता में देखें तो ये धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं, जबकि ये भंगुर होते हैं, इनके लिए इसलिए इनके तार नहीं खींचे जा सकते हैं। धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, ठीक, है ना। इसमें अपवाद भी क्या बताए थे, ग्रेफाइट और आयोडीन, इन दोनों में धात्विक चमक नहीं पाई जाती। क्लियर है। तो ये 5 आपके भौतिक गुणों के आधार पर अंतर हो गए। इसके बाद रासायनिक गुणों की तरफ चलते हैं। तो रासायनिक गुण में अगर देखें, ठीक है, तो ऑक्साइडों की प्रवृत्ति क्या होगी, ये ऑक्साइडों के साथ करके क्या देंगे, क्षार देंगे, जबकि ये अम्ल देते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो धातु हैं वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्षार बनाते हैं, और जबकि ये क्या बनाएंगे, अम्ल बनाएंगे। उसके बाद हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे। सामान्यतः धातुएं हाइड्रोजन से संयोग नहीं करते, किंतु कुछ धातुएं इनसे संयोग करके विद्युत संयोजी हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विद्युत संयोजी हाइड्राइड, ठीक। अधातुओं में आ जाएं तो अधातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोग करके स्थायी सहसंयोजी हाइड्राइड बनाएंगे। ये एक डिफरेंस हो जाएगा इनके में। ये विद्युत संयोजी हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है, विद्युत संयोजी हाइड्राइड बनाएंगे। धातु जो है क्या बनाएंगे, विद्युत संयोजी हाइड्राइड, और ये सहसंयोजी हाइड्राइड। क्लियर है।
ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके बाद में क्लोरीन से क्रिया करके विद्युत संयोजी क्लोराइड बनाएंगे, ये सहसंयोजी क्लोराइड बनाएंगे। ठीक, ये अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं और ये अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करते हैं। ठीक, चौथा पॉइंट क्या था, अम्लों से क्रिया। अब उसके बाद पांचवा पॉइंट आक्सीकारक एवं अपचायक गुण को अगर देखें तो धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं, इसलिए क्या होंगे, ये प्रबल अपचायक होंगे। ठीक है, जबकि अधातुओं की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋण आयन बनाते हैं, इसलिए ये क्या होंगे, आक्सीकारक होंगे। ठीक, तो जो धातु हैं वो अपचायक होंगे और अधातु आक्सीकारक होंगे। क्लियर है। तो ये धातु और अधातु में करीब 5-5 करके रासायनिक एवं भौतिक अगर स्पेसिफाई कर देता है क्वेश्चन में कि धात्विक या अधात्विक गुणों के बारे में तुलना कीजिए तो ये है, और अगर अंतर बताना है तो आपके पास पर्याप्त करीब 10 अंतर हो जाएंगे। इसके बाद हमको कुछ विशेष जो अधातु हैं जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इन तीनों पर हमको मेन फोकस डिस्कस करना है। इस पार्ट से क्या है, केवल ये जो धातु अधातु की तुलना है वहीं से क्वेश्चन बनने का चांसेस दिखता है। बाकी अगर इनमें से भी दे दे क्वेश्चन तो ठीक है, एक बार हम लोग देखते चलेंगे। चलिए, तो जो पहला अधातु है हमको जिसको पढ़ना है वो क्या है, हाइड्रोजन। इसका संकेत H होता है, अणु सूत्र H2 से प्रदर्शित किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 1 तथा परमाणु भार क्रमांक लगभग 1 से अधिक होता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान देंगे कि आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं, है ना, आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं उनका परमाणु क्या क्रमांक अगर देखेंगे तो वो इस मतलब क्रमांक का हमेशा दुगना होगा क्या, परमाणु भार। हर बार तो नहीं, लेकिन 90% केस में यही होता है कि जितना परमाणु क्रमांक है उस तत्व का, चाहे धातु हो चाहे अधातु हो, उसका लगभग दुगना या दुगना से कुछ कम या दुगना से कुछ ज़्यादा, लेकिन एवरेज में दुगना मान के चलते हैं कि उनका परमाणु भार होता है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। हाइड्रोजन को अज्वलनशील वायु कहते हैं। ठीक, अज्वलनशील वायु, जल उत्पादक वायु आदि नामों से भी इनको जाना जाता है ना। और प्रकृति में ये करीब है ना, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में या थोड़ी मात्रा में ज्वालामुखी गैसों में उपस्थित होते हैं। संयुक्त अवस्था में जल, अम्ल, क्षार आदि में पाए जाते हैं। मतलब जो हाइड्रोजन है वो मुक्त अवस्था में बहुत कम मिलते हैं, ज़्यादातर वो संयुक्त अवस्था में ही रहते हैं। सूर्य का लगभग 90% भाग है ना, जो सन है इसका लगभग 90% भाग जो है क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से ही क्या है, नाभिकीय संलयन द्वारा ये हीलियम बनता है। हम पढ़ें कि जो सूर्य में ऊर्जा का जो कारण है वो क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम परमाणु का क्या है, नाभिकीय संलयन ही है। ठीक है, तो सूर्य में लगभग 90% जो तत्व है वो कौन सा है, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के परमाणु गुणों की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 1 होगा। परमाणु द्रव्यमान लगभग 1.008 AMU है। ठीक, इसको आवर्त सारणी में 1A ग्रुप में रखा गया है। बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये तो आपका कॉमन है ना, जो इसको अगर हाइड्रोजन को जानते भी अगर H1 मतलब देखते हैं, है ना, थोड़ी बहुत जानकारी भी तो ये साधारण से बन जाएगा। हमको पता है पांचवा पॉइंट कि क्या है, ये द्विपरमाणुविक तत्व है, ये हमेशा H2 के रूप में पाया जाता है। ठीक, और इसमें क्या होते हैं, तीव्र अपचायक गुण होते हैं। जबकि अधातुओं में हम देखे थे कि ये इनमें आक्सीकारक गुण पाया जाता है, देख रहे हैं। ठीक, धातु होते हैं जो अपचायक होते हैं, है ना, लेकिन इसमें भी एक अपवाद लिख सकते हैं कि इसमें एक हाइड्रोजन है जो कि क्या है, अपचायक है। क्या है, अपचायक है। ठीक है, हाइड्रोजन को प्रबल अपचायक कहा जाता है। ठीक, अब हाइड्रोजन बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है, इस प्रयोगशाला विधि में जिंक के कुछ टुकड़े रहेंगे। ऐसे इस तरीके से सिस्टम अरेंज करने के बाद में यहाँ पे जिंक के कुछ टुकड़े डाल देंगे। इन जिंक के टुकड़ों के ऊपर थिसिल कीप या थिसिल फनल की सहायता से सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा, H2SO4 बूंद बूंद करके गिराते हैं। तो ये वास्तव में विस्थापन अभिक्रिया होती है ना, क्योंकि जिंक ज़्यादा क्रियाशील धातु है, तत्व है किसके मुकाबले, हाइड्रोजन के मुकाबले। इसीलिए ये सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है, और क्या होता है, आगे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में है ना, हाइड्रोजन गैस के साथ में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन, सल्फर
फास्फोरस, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें भी मिलती हैं, है ना। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है आर्सिन, फास्फिन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, और क्या हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि स्टीम के रूप में, है ना, वाष्प के रूप में इसमें कुछ मात्रा में रहते हैं। तो इनको क्या करेंगे, अलग अलग यू आकार की ऐसे नली होगी। देखो ये यहाँ पे मिल गया हमको, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इसमें शायद इसमें डायग्राम बना के दिया नहीं है, इस पार्ट के बीच में क्या करेंगे, ऐसे अलग अलग यू प्रकार के, है ना, ये ऐसा यू प्रकार का लाइन रहेगा जिसमें अलग अलग टाइप के केमिकल भरे होंगे, जो अशुद्धियां हैं आर्सिन फास्फिन जैसी उन सबको अवशोषित करने का काम करेंगे। अब चलिए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट, है ना, AgNO3 विलयन में, जिसमें क्या होगा आपका आर्सिन अब एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद लेड नाइट्रेट, है ना, लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 क्या हो जाएगा, PbNO3 इसमें भरी नली में ये आपका H2S, है ना, H2S क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड अवशोषित हो जाएगा। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको KOH कहते हैं, इसमें गुजारने से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सभी क्या हो जाएंगे, अवशोषित हो जाएंगे। ठीक, फिर जो चौथा नंबर का 4 यू नली बनाएंगे, चारों यू नली में अलग अलग क्या होगा, ये केमिकल्स भरे होंगे जिसमें अलग अलग चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी। हमने क्या बताया, सिल्वर नाइट्रेट में आर्सिन, सिल्वर नाइट्रेट में आर्सिन, लेड नाइट्रेट में हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाएंगे। और ये निर्जल कैल्शियम क्लोराइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से भरी नली से गुजारने से क्या होता है, जल वाष्प, है ना, जो वाटर वेपर होगा H2O का, वो क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। इन सब से गुजरने के बाद हमको क्या होता है, शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। आगे इसके भौतिक गुण पे बात करें तो हम परमाणुविक गुण इसका देख चुके हैं ना, 3 गुण लेके चलेंगे, एक तो परमाणु गुण, फिर भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण। भौतिक गुण में क्या आ जाएगा, बेसिक चीज़ें हैं, रंगहीन गंधहीन गैस है, सामान्य दाब पर 1 लीटर हाइड्रोजन का भार केवल 0.09 ग्राम होता है। ठीक, ज्वलनशील है लेकिन ज्वलनशील में सहायक नहीं होती है, पानी में बहुत कम विलेय है, आयतन के अनुसार यह केवल 2% ही घुलती है। क्लियर है। उसके बाद इसको द्रव में परिवर्तित करना कठिन कार्य है। द्रव हाइड्रोजन का क्वथनांक -253 डिग्री है और गलनांक कितना है, -257 डिग्री सेल्सियस है। इसका विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट कितना होता है, 3.4। इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कितना हो जाएगा, 3.4। ध्यान रहेगा। देखो सबसे पहले क्या बताए थे कि रंगहीन गंधहीन गैस है, सामान्य ताप पर 0.09 इसका ग्राम वजन हो जाएगा। ठीक, ज्वलनशील है लेकिन ज्वलनशील में सहायक नहीं है, पानी में बहुत कम विलेय है, 2% ही विलेय होता है। ठीक, 253 डिग्री और 253 से 257 इसका क्वथनांक गलनांक है और विशिष्ट ऊष्मा 3.4 है। क्लियर है। और जो छठवां पॉइंट है यहाँ पे, लिटमस के प्रति क्या होता है, उदासीन होता है। इसको एक्चुअल में रासायनिक गुण में आना चाहिए था, है, ये क्या होना चाहिए था, रासायनिक गुण होना चाहिए था, क्योंकि लिटमस पेपर वाला जो टेस्ट है वो रसायनों का किया जाता है। ठीक, अब हाइड्रोजन के रासायनिक गुण में फिर से वही, ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाएगा, नाइट्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाएगा, ठीक, और कार्बन से क्रिया करके मेथेन या एसिटिलीन। ठीक, अलग अलग ताप पर 150 डिग्री में मेथेन बनाएगा और 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर करेंगे तो क्या बनेगा, एसिटिलीन बनेगा। कोई 3 याद रखें, पर्याप्त होगा। सबसे पहले क्या है, चलिए देखते चलते हैं, है ना। सबसे पहले क्या था, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके ये जल बनाएगा। ये एक प्रकार का कहना चाहिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जो कि इसमें ऊष्मा क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। ठीक, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। 400 डिग्री से कम ताप पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का संयोग बहुत मंद गति से होता है, लेकिन टेम्परेचर 600 डिग्री से ऊपर हो तो गति का तीव्र बढ़ जाता है। ठीक, यदि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को जलाया जाए तो यह विस्फोट के साथ जलता है। कैसे जलता है, तीव्र विस्फोट के साथ जलता है और क्या बनाता है, जल के अणु बनाएंगे, है ना। तो जो विस्फोट हो रहा है मतलब ये कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद नाइट्रोजन से क्रिया करके कितना, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और करीब 200 वायुमंडलीय दाब, उत्प्रेरक कौन आएंगे, आयरन और मोलिब्डेनम। ये दोनों की उपस्थिति में ये क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। ये भी एक तरह का क्या कहते हैं, ऊष्मा
क्षेपीय अभिक्रिया के उदाहरण के तौर पे इसको लिया जा सकता है। ठीक है, इसमें उत्प्रेरक शामिल करेंगे कौन कौन सा, आयरन और मोलिब्डेनम। कार्बन से एक अलग अलग तापमान है 150 डिग्री में, 150 डिग्री में ये मेथेन बना रहा है CH4, और यही करीब 400 से 500 से 600 दिया हुआ है, 500 से 600 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये क्या बनाएगा, एसिटिलीन बनाएगा, C2H2 का निर्माण करता है। ठीक, अब चौथा एक और देख लेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके ये मेथेनॉल बनाएगा, है ना। उसके बाद बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी नोट्स में कुछ 6-7 दिए हुए हैं, इसके करीब 10 होने चाहिए मेरे हिसाब से, 8 हैं, 8 दिए हुए हैं, तो ये पर्याप्त होते हैं। इनमें से जो आपको लगता है कि याद करने के लायक हो वो कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हाइड्रोजन के उपयोग। उपयोग क्या होंगे, हल्की होने के कारण ये वायुयानों में भरा जाएगा। ठीक, क्लियर है, वायुयान में भरा जाता है, परंतु उसका ज्वलनशील होने के कारण आजकल निष्क्रिय गैस हीलियम के साथ में इसको मिक्स करके उपयोग करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला उपयोग क्या जाएगा, वायुयान में इस्तेमाल होता है। ठीक, दूसरा क्या जाएगा, अपचायक है, प्रबल अपचायक हम पढ़े थे, गैसीय ईंधन के रूप में ऑक्सी हाइड्रोजन, है ना, ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला के रूप में वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है। किस में इस्तेमाल होगा, गैस वेल्डिंग में। क्लियर है, गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में चौथा, इसमें वनस्पति तेल या वनस्पति घी निर्माण भी इसका काम आता है। ठीक है, तेल के हाइड्रोजनीकरण में, वनस्पति तेलों का निर्माण में, या वनस्पति घी जिसको क्या बोलते हैं, डालडा, किसके निर्माण में काम आता है ये, डालडा के। ठीक, कोयला चूर्ण के साथ मिलाया जाता है कृत्रिम पेट्रोलियम बनाने के लिए। और मेथेनॉल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनिया आदि के निर्माण में। और कांच में क्या, तापानुशीतन हम लोग पढ़े थे। ठीक, कुछ क्या बोलते हैं, अध्याय 2 में, चैप्टर 2 में था कि कांच का तापानुशीतन किया जाता है, धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, उसमें क्या काम आता है, हाइड्रोजन काम आता है। ठीक, तो हाइड्रोजन गैस के कोई 4-5 उपयोग यहाँ से हमको मिल जाएंगे। क्लियर है, तो हम लोग क्या क्या देखें, एक बार इसको रिवाइज करके चलते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमको हाइड्रोजन के परमाणुविक गुण देख चलना है ना, परमाणु के गुण। तो परमाणुविक गुण क्या हो जाएंगे, परमाणु क्रमांक 1 है, दूसरा परमाणु भार इसका 1.008 AMU के आसपास है ना। तीसरा क्या देखेंगे, हमेशा H2 के फॉर्म में हमको मिलता है ये। ठीक है, और इसका परमाणु द्रव्यमान करीब 2 के आसपास में है। ये 4 परमाणुविक गुण हो जाएंगे। उसके बाद में इसके भौतिक गुण। ठीक, भौतिक गुण में क्या हो जाएगा कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा 1 हो जाती है। उसके बाद में 253 और -257 इसका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह है। ठीक है, रंगहीन गंधहीन गैस है ना, ज्वलनशील है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती। क्या होती है, ज्वलनशील है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है। ये 4-5 कुछ भौतिक गुण देखे थे। उसके बाद रासायनिक गुण में अगर आएंगे, ठीक, रासायनिक गुण में अगर आएंगे तो ये ऑक्सीजन से विस्फोट के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, H2O बनाता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। अमोनिया NH3 का निर्माण करता है। साथ ही 150 डिग्री सेल्सियस में ये CH4 बनाता है, और 500 से 600 डिग्री टेम्परेचर में ये क्या बनाता है, C2H4, है ना, C2H4 का निर्माण करता है। ठीक, तो ये कुछ रासायनिक गुण, भौतिक गुण, परमाणुविक गुण हो गए। अब इसके अगर उपयोग की बात करें, ठीक, तो उपयोग में क्या क्या उपयोग में आ रहा था, उपयोग। ठीक, उपयोग क्या क्या होता है, एक तो हल्की होने के कारण वायुयान में इस्तेमाल कर रहे हैं, वायुयान में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा वनस्पति घी, या इसको क्या बोलना चाहिए, डालडा निर्माण में। ठीक, डालडा निर्माण में। तीसरा कोयले के साथ मिक्स करके इसको क्या, कृत्रिम पेट्रोलियम बनाने में, है ना, कृत्रिम पेट्रोलियम निर्माण में होता है। चौथा कांच के तापानुशीतन में। ठीक, और पांचवा क्या हो जाएगा कि HCl, NH3, अमोनिया, ये सब आदि के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से क्या 4-4, 5-5 गुण भी लेके चलेंगे तो वो मोर देन सफिशिएंट होगा। केमिकल रिएक्शन भी बाजू में अगर बता देंगे तो उसमें मेरे हिसाब से लगता है कि नंबर काटने के बहाने नहीं मिलेंगे। ठीक, अब हाइड्रोजन के बाद जो हमारा अगला है, अगला कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन में क्या इसका संकेत N होता है। ये भी हमेशा 2 अणुसूत्र इसका N2 लिखते हैं, मतलब 2, एक परमाणु में इसके 2 अणु मिलते हैं। ठीक, इसके संयोजकता 3 व 5 है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। क्लियर है,
परमाणु क्रमांक 7 है और परमाणु भार 14 है। मैंने आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक के दुगना हमेशा, मतलब मैक्सिमम केसेस में जितना परमाणु क्रमांक है उसका दुगना लगभग क्या होता है, परमाणु भार लगभग प्राय तत्वों का होता है। ठीक है, अब आगे चलें तो प्रकृति में उपलब्धता में वायुमंडल में करीब 79% उपलब्ध होता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन के परमाणुवी गुण, परमाणु गुण को अगर देखेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक 7, परमाणु भार या द्रव्यमान 14, आवर्त सारणी में 15वें समूह का है, बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, द्विपरमाणुविक तत्व है, इसका 210 और 196। ध्यान देंगे हाइड्रोजन का कितना था, -257 और -253 था, इसका कितना है 210 और 196 ना, प्लस 196। ठीक है, गलनांक -217 और क्वथनांक कितना है 196 डिग्री। ठीक है, ये एक प्रबल ऑक्सी अम्ल, ये जो HNO3, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्या होगा, ये प्रबल ऑक्सी अम्ल बनाता है। ठीक है, ये हो गए कौन, नाइट्रोजन के परमाणुवी गुण। एक बार फिर से देखते चलते हैं। 7 परमाणु क्रमांक है, 14 परमाणु भार है, 15वें समूह का तत्व है, द्विपरमाणु तत्व है, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं और गलनांक क्वथनांक बताते चलेंगे। ठीक है, अब नाइट्रोजन बनाने की विधि क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट को आपस में गर्म करने से हमको क्या मिलेगा, अमोनियम नाइट्रेट और NaCl प्राप्त होगा। ठीक, जिसको और आगे गर्म करने से क्या होता है, नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। ये इस तरीके से प्रक्रम जमाएंगे। ठीक, क्या होगा, एक फ्लास्क में लगभग 25 ग्राम नौसादर है ना, NH4Cl को क्या कहते हैं, नौसादर, और 30 ग्राम सोडियम नाइट्रेट NaNO2 तथा 100 ml जल भर करके फ्लास्क को अच्छी तरह से हिलाइए, जिससे नौसादर और सोडियम नाइट्रेट जल में विलय हो जाते हैं। फ्लास्क को स्टैंड पर तार की जाली के ऊपर रख करके धीरे धीरे क्या है, गर्म करना चाहिए बर्नर की सहायता से। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन होगा, यहाँ से रिएक्शन होने के बाद में जो नाइट्रोजन गैस है वो यहाँ पर एकत्रित होते जाएगा। क्लियर, तो ये प्रोसेस सामान्य है। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड या नौसादर और सोडियम नाइट्रेट को आपस में जल में घोल करके हम लोग मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसको धीरे धीरे गर्म करना है। गर्म करने से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस मुक्त होने लगेगी। ठीक है, चलिए अब निर्माण के बाद में हम चलते हैं इसके किसके भौतिक गुण में। तो भौतिक गुण क्या हो जाएगा, गैस रंगहीन गंधहीन है। ठीक, जल में विलय नहीं है, जबकि हाइड्रोजन कितना % विलय था, 2% विलय था। ठीक, हवा से हल्की है, ये भी हाइड्रोजन की तरह है, मतलब ये हाइड्रोजन की तरह कॉमन हो जाएगा, ये भी हाइड्रोजन की तरह कॉमन है, ये भी हाइड्रोजन की तरह कॉमन है। ठीक, ये श्वसन में सहायक नहीं है, लेकिन ये कृत्रिम श्वसन मतलब इसको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स में, है ना, तो इसके उपयोग में इसको देखेंगे हम लोग। ठीक, अब नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना है, 195, ऊपर में 196 दिया हुआ था, ये 195 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 4-5 कुछ कॉमन भौतिक गुण हैं, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अब रासायनिक गुण में फिर वही सेम टू सेम आ जाएगा। ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, है ना, जलने में तो ये सहायक नहीं होती है। ठीक, ना ही जलती है ना ही जलने में सहायक होती है। ठीक है, हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाएगा फेरस और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में। देखो ये जो है ये हाइड्रोजन भी कॉमन है ना, कुछ कुछ हमको मिलेगा जो हाइड्रोजन में उसमें कॉमन रहेगा। ठीक, अब इसमें ये 6वां नंबर का ये इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड एक तरह का उर्वरक होता है। ठीक, क्या है, ये उर्वरक है जिसका उपयोग होता है। तो नाइट्रोजन के उपयोग यहीं से हम लोग लगा सकते हैं क्या, एक तो कृत्रिम श्वसन में, ठीक, दूसरा उर्वरक, तीसरा क्या जाएगा, जीवों में वृद्धि और विकास के लिए ये आवश्यक है, चौथा क्या जाएगा, अमोनिया निर्माण के लिए। क्लियर है, तो ये 4 तो यहीं पे मिल गए हमको, आगे और मिल जाएंगे। चलिए उपयोग में अगर देखेंगे तो सबसे पहला इसका उपयोग क्या है कि ये है ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो मिश्रण है 1:4 में लिया जाता है कृत्रिम श्वसन के लिए। ठीक, नाइट्रोजन, हाँ, ये विद्युत बल्बों में भी नाइट्रोजन भरा जाता है ना। उसके बाद प्राणियों वनस्पतियों के शरीर के लिए आवश्यक है। कैल्शियम साइनामाइड उर्वरक है। अमोनियम नाइट्रिक अम्ल तथा कई अन्य नाइट्रोजन युक्त यौगिक निर्माण में आवश्यक होता है। ठीक, तो एक बार इसको रिवाइज करते चलते हैं नाइट्रोजन को। सबसे पहले इसके परमाणुवीय गुणों की बात करें
तो ये N2 की अवस्था में मिलता है, 7 परमाणु क्रमांक है, 14 परमाणु भार है ना। और ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में इसका क्या लेंगे, भौतिक गुण। भौतिक गुण में रंगहीन गंधहीन गैस है, ठीक, रंगहीन गंधहीन गैस है। उसके बाद इसका क्वथनांक 196 डिग्री है ना। और जल में अल्प विलेय है, ठीक, और जलने में भी सहायक नहीं है। ये क्या हो जाएंगे, इसके भौतिक गुण हो जाएंगे। रासायनिक गुण में क्या होगा, अमोनिया बनाने के काम आएगा, साइनामाइड जो कि उर्वरक था वो बनाने के काम आ जाएगा। क्लियर है, ऐसा कुछ कुछ कॉमन लेके चल सकते हैं। उपयोग में फिर वही बताएंगे कि कृत्रिम श्वसन में काम आता है ना, श्वसन में काम आएगा, उर्वरक बनाने में काम आएगा, ठीक, उर्वरक के बाद में फिर बल्ब में भरा जाएगा है ना। और वनस्पति घी बनाने में, वनस्पति घी में सॉरी ये काम नहीं आता है, ये अमोनिया निर्माण में काम आएगा। क्लियर है, तो ये कुछ 4-5 हो जाएंगे इसके बेसिक, है ना। अब जो हमारा आखिरी बचेगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन को भी देखते चलते हैं। संकेत हमको पता है, O से प्रदर्शित करते हैं, ये भी द्विपरमाणु तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जितना परमाणु क्रमांक है उसके दुगुना सीधा क्या है, परमाणु भार है, फिर उसके दुगने क्या हो जाता है, अणु भार हो जाता है। ये कॉमन है, आपको यही चीज़ देखने को मिलेगा, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और अणु भार। अगर रासायनिक गुण लिखना हो, सॉरी भौतिक गुण लिखना हो, तो यही 3 भौतिक गुण बनाए जा सकते हैं, है ना। क्लियर है। अब इसकी प्राप्ति, है ना, ऑक्सीजन के परमाणुविक गुण यहाँ पे दिया हुआ है और अलग से देखते चलते हैं। परमाणु क्रमांक इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। द्रव्यमान 16 है, 16वें समूह का तत्व है, द्विपरमाणुवी तत्व है, ठीक। ऑक्सी अम्ल बनाता है, ओजोन परत इसमें काम आता है, ये प्रबल क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। तो ये 7 गुण मोर देन सफिशिएंट है। अब ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसमें पोटेशियम क्लोरेट से KClO3 क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इसको हम लोग गर्म करते हैं MnO2 की उपस्थिति में, ठीक। क्लियर है। तो ये जो KClO3 है ये KCl और 3O2 में टूट जाता है, ठीक। इस तरीके से इसका जो इक्विपमेंट है, औजार को इस तरीके से सजा के चलेंगे, ये देख पा रहे हैं, है ना। यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट भरा हुआ है, ठीक। चलिए देखते हैं क्या है। कठोर कांच की परख नली में लगभग 1/4 भाग पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड, है ना। यहाँ ध्यान देंगे, जो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये उत्प्रेरक है, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, ये केवल और केवल क्या करेगा, अभिक्रिया को प्रभावित करने का काम करता है ना। उसके बाद में परख नली के मुंह को बंद कर देंगे। उसके बाद इसको धीरे धीरे गर्म करने से क्या हो जाएगा, गर्म करने से सामने ये जो बीकर है ना, उल्टा रखा हुआ, इसमें क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। चलिए अब रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 है, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। ये KClO टूट जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड में ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगा, और मैग्नीज डाइऑक्साइड तो अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि ये क्या था, उत्प्रेरक था, ठीक है। अब इसमें कुछ सावधानियां हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जो पोटेशियम क्लोराइड है उसमें विस्फोट होने का डर होता है। तो देखते हैं क्या क्या सावधानी रखना है। मैग्नीज डाइऑक्साइड शुद्ध होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्या होगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोयला या अन्य कोई भी अपद्रव्य या अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, यदि मिले तो विस्फोट होने का भय होता है। परख नली में थोड़ा ही मिश्रण लेना चाहिए, परख नली को झुका कर लगाना चाहिए जिससे नमी नीचे की ओर आ जाए तथा मिश्रण को और गर्म करने पर परख नली चटकने मतलब क्या, टूटने से बच जाए। क्लियर है, ठीक है। अब भौतिक गुण की बात करें तो ये भी रंगहीन गंधहीन गैस है, ये भी कॉमन हो जाएगा हाइड्रोजन की तरह। ये वायु से भारी है, जबकि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्या थे, हल्के थे, ठीक है। ये क्या थे, हल्के थे, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा भारी हो जाएगा। क्लियर है। जल में ये भी अल्प विलेय है, ये गाना तीनों में गा सकते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तीनों में, कि जल में बहुत कम अल्प विलेय है, ठीक। अधिक दाब और तब तो कम ताप पर लिक्विफाइड हो जाता है, द्रवीभूत हो सकता है। हिमांक 218 और 183, ठीक। देखो हाइड्रोजन में क्या था, 257 और 253 था। नाइट्रोजन के केस में ये तो 196 के आसपास दिया हुआ था, और ऑक्सीजन में क्या है 218 है ना, -218 और
183 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? ठीक। पांचवा के बाद में क्या हो जाएगा, फ्लोरीन के बाद सबसे अधिक ऋणी विद्युत तत्व कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना। अब रासायनिक गुणों की बात करें तो हमको पता है ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है, धातुओं से क्रिया, ये सब हम लोग उसमें पढ़े थे, धातु और अधातु दोनों में करके, कि धातुओं से क्रिया करके संगत धातु का ऑक्साइड बनाएगा, अधातुओं से क्रिया करके वही ऑक्साइड बनाएगा। तो इसमें वही 2-3 कॉमन को लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, अमोनिया के साथ क्रिया करके, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम लोग नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों में पढ़े थे, तो इसको भी ऑक्सीजन में लेके चलेंगे, ज़्यादा याद करने की टेंशन ना हो, क्योंकि कितना ही रट पाएंगे इस टाइप का, है ना। हमको 4 पेपर है, चारों पेपर में बहुत लंबा सिलेबस हमको देखना है। तो ये अमोनिया तीनों में कॉमन था, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। इसका जल के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन गैस मुक्त करेगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ठीक, उपयोग बेसिक सा कॉमन है, एक तो फिर से वही नाइट्रोजन में जो किए थे, कृत्रिम श्वसन में काम आता है, उसका प्रकृति में वैसे ही श्वसन में काम आता है। फेफड़ों संबंधित हृदय संबंधी रोगों में यह गैस अलग से हम लोग को मतलब सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के दिया जाता है। क्लियर है? इसका उपयोग ऑक्साइड बनाने में, ओजोन गैस में, ठीक, ऑक्सीकारक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि के निर्माण में होता है। तो ये हमारा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के परमाणुविक गुण, है ना, बनाने की प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और क्या करते हैं, क्या कहते हैं उसको, उपयोग। ये 4 पॉइंट में हम लोग 3 जो तत्व हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का डिस्कशन किए हैं। यहाँ पे हमारा अधातु वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे ये, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, ये 2-30 शब्दों के लिए इसको अपने शब्द हिसाब से प्रिपेयर करते चलेंगे। बाकी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका जो क्वेश्चन आंसर है प्रॉपर सेम टू सेम यही है ना, आपका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जितने भी हैं, ये सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।